वेलकम एवरीवन। हम लोग इवैल्यूएशन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कैसे इवैल्यूएशन में दो वर्ड्स जुड़े, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जुड़ने का सबसे अच्छा रीजन हो गया आपका असेसमेंट को आना। असेसमेंट, क्योंकि इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है जांचना। पहले बच्चे को हम जांचते थे, पास या फेल के आधार पे हम लोग कैटेगराइज करते थे। अब हमें पास और फेल के आधार पे हमें कैटेगराइज नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि बच्चे एक्टिव होते हैं, इम्पटी ब्रेन नहीं होते हैं जो हम फेल बच्चे को कर देंगे। ओरल क्वेश्चन पूछ के टीचिंग को चेंज करना है और ताकि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो जाए डेली बेसिस क्लासेस पे। टीचर की भूमिका इसमें स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में काफी अधिक होती है कि हमें बच्चे को लर्निंग को सुधारना है, बच्चे को एजुकेशन को रेगुलर करना है, बच्चे को सिखाना है। पहले होता था कि पढ़ाई हो जाती थी और उसके बाद टेस्ट। अब नहीं, बस टीचिंग लर्निंग, ओरल क्वेश्चन पूछ के टीचिंग को चेंज करना है। बच्चे में मतलब लर्निंग में कहाँ गैप है, बच्चे की कमी को बताना, उसके कमी को सुधारना है। यह ग्रुप में होता है, क्लास वर्क में होता है, और ये परीक्षा तो सभी अपने अपने इंडिविजुअल ही देते हैं। अब देखिए, पहले का सीबीएसई प्रिस्क्राइब किया था 40% और अभी 40%, और ये क्या कहते हैं 40% आपका प्रिस्क्राइब है, और ये क्या है समेटिव जो है 60% है। अब जो रिजल्ट जो बनता है, पहले के समय में 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स होता था और 60% समेटिव असेसमेंट का मार्क्स होता था। लेकिन अब सीबीएसई ने यह प्रिस्क्राइब हटा दिया है। अब जो है ये सीबीएसई अब जो मार्कशीट जो बच्चों का तैयार होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 20%, और ये जो है 40 60 120 और 40 क्या हो गया 20 और यहाँ 80 होना चाहिए। ये कल वाला क्लास का करेक्शन कर लीजिएगा। 40 60 100 पहले इस ढंग से होता था, अब होता था 20% ही फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स जोड़ा जाता था। इसी के सब कारण से यह इवैल्यूएशन क्या बना, कॉन्टिन्यूअस बना। जो हम लोगों ने कल बताया था, यहाँ मिस्टेक था, यहाँ आप उसको सुधार कर लीजिएगा। व्यापक बनने का क्या कारण था कि पहले होते थे जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वही बच्चे सब सारे चीज कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, कईयों का अपना, विराट कोहली, कई का भी नाम आप जान सकते हैं। ये आर्ट क्राफ्ट या हर क्षेत्र में डेवलप करना होता है। एक और कारण से व्यापक बनना है कि हमें बच्चे को गैप को पता लगाना है, एग्जैक्ट कहाँ कमी है वो पता लगाना है, और बच्चे में इंप्रूवमेंट करना है। डायग्नोस्टिक का बाय नेचर क्या है, बाय नेचर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और उपचार उसके बाद जब आपको गैप एग्जैक्ट कमी पता चल जाए, उसके आधार पे आप उसको टीचिंग को चेंज करके आप उसको सुधार कर सकते हैं, बच्चे के नीड के, बच्चे के इंटरेस्ट के आधार पे, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे। हम लोगों ने ये कल के क्लास में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में पैराडाइम ऑफ असेसमेंट। पैराडाइम ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट जो है वो कैसे उसका समय के साथ
चेंज हुआ जब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, जब टेस्ट के आधार पे बच्चे को जांचा जाता था। उस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं? उस असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें टेस्ट के आधार पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, ऑफ लर्निंग। अधिगम का आकलन। पहले क्या होता था? टेस्ट के आधार पे जांचा जाता था बच्चे को, पढ़ाई करवा के उसके बाद टेस्ट लिया, अधिगम करवा के उसके बाद टेस्ट लिया जाता था। परीक्षा में कोई पास करता था, कोई फेल करता था, वही अधिगम का आकलन हुआ। एक प्रकार से ये क्या हुआ आपका? एक प्रकार से यह आपका समेटिव असेसमेंट ही हुआ। ये आपका समेटिव असेसमेंट ही हुआ, समेकित आकलन। इसमें क्या होता था? टीचर इज एवरीथिंग, स्टूडेंट इज नथिंग। परीक्षा में क्या होता है? टीचर ही ऑल इन ऑल है, पर विद्यार्थी तो पास करेगा या फेल करेगा। तो टीचर की भूमिका क्या होती थी? टीचर की भूमिका अधिक होती थी इसमें, स्टूडेंट की भूमिका नथिंग थी। अब पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अब क्या आया? समेटिव असेसमेंट के बदला क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट आया। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम आपको बता ही दिए हैं, जब बच्चे का नॉलेज फॉर्म हो रहा है, जब बच्चे का नॉलेज फॉर्म हो रहा है, उसी समय बच्चे को ओरल क्वेश्चन पूछ के टीचिंग को चेंज करना है और बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ, अधिगम का आकलन हुआ। आगे है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन। बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चे इम्पटी ब्रेन नहीं होते हैं, बच्चे एक्सपीरियंसेस के आधार पे वो सीखते हैं। अधिगम के लिए आकलन। अधिगम बच्चे ये लर्निंग बच्चा के लिए बना है, ना कि बच्चा लर्निंग के लिए बना है। लर्निंग किसके लिए बना है? बच्चों के लिए। अधिगम के लिए बच्चे इम्पटी ब्रेन नहीं होते हैं, बच्चे को सिखाना होता है। ओरल क्वेश्चन पूछ के बच्चे के टीचिंग स्टाइल को चेंज करना होता है बच्चे के अकॉर्डिंग, ताकि बच्चे में क्या हो सके? इम्प्रूवमेंट हो सके। यही है आपका। इसमें टीचर की और स्टूडेंट की भूमिका क्या होती है? बराबर होती है। टीचर और स्टूडेंट की भूमिका आपको इसमें क्या होती है? बराबर होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आता है असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम का, अधिगम के लिए और अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम के समान। अधिगम के समान, अधिगम के समान या के रूप में, दोनों रहते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। इंग्लिश पे गौर कीजिए, हिंदी में आप देखिएगा, गौर कीजिएगा। बुक्स, यूट्यूबर, सीटेट सब हिंदी में कंफ्यूज होते हैं। दो ही आकलन बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन तीसरा आकलन भी होते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पिछला साल में सीटेट जुलाई 2019 में भी ये क्वेश्चन आपको असेसमेंट एज लर्निंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के समान आकलन या अधिगम के रूप में आकलन, इसको हम दो नामों से हम जानते हैं।
हिंदी में कंफ्यूजन होगा। के समान अगर आप पढ़े होंगे तो के रूप में दे देगा, के रूप में बाय द वे अगर पढ़े होंगे तो के समान हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ा दिया जाता है, बच्चे को सिखा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चे के एवब जेडपीडी या जेडपीडी को एसेस करके बच्चे को पढ़ाने के बाद उसे कोऑपरेटिव लर्निंग जो हम करवाते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग हम जो करवाते हैं, पीयर ट्यूटरिंग जो करवाते हैं, वाइगोत्स्की में हमने आपको पढ़ाया है ना, पीयर ट्यूटरिंग करवाते हैं, रेसिप्रोकल टीचिंग जो होती है, जो वाइगोत्स्की के थ्योरी में मैंने बता चुका है, ये सब ये होते हैं। इसमें टीचर की भूमिका कम हो जाती है और बच्चे की भूमिका अधिक हो जाती है। टीचर की भूमिका कम हो जाती है और बच्चे की भूमिका अधिक हो जाती है। पढ़ाई करवा दिए, उसके बाद टेस्ट ले लिए और टेस्ट के लेने के बाद बच्चे खुद डिस्कस करेंगे कहाँ गलती हुआ, कहाँ सही हुआ। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करेंगे, नहीं तो नोटबुक देख के या वीडियो देख के अपने लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। टीचर की भूमिका कम रहेगी, स्टूडेंट की भूमिका ज्यादा रहेगी। कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, पीयर, रेसिप्रोकल सब इसके अंतर्गत आते हैं। अगर मान लेते हैं हम क्लास दे दिए और उसके आधार पे कल हम सवाल पूछते हैं पढ़ाने के बाद, तो पढ़ाने के बाद ये अगर हम आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, असेसमेंट एज लर्निंग या अधिगम के समान आकलन या अधिगम के रूप में आकलन के में आएगा। और चौथा है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग हो गया। असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में आकलन होता है। इसमें पढ़ाने के बाद होता है और इसमें क्या होता है, पढ़ाने से पहले होता है। उसके आधार पे टीचर पढ़ाने के बाद फैसिलिटेटर की भूमिका निभाते हैं और इसमें पढ़ाने से पहले बिना पढ़ाए हुए स्टूडेंट खुद पढ़ता है। स्टूडेंट खुद पढ़ता है, स्टूडेंट की भूमिका मैक्सिमम हो जाती है और टीचर क्या होते हैं, एज ए फैसिलिटेटर हो जाते हैं। और ये सुभी मतलब ये टीचर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फैसिलिटेटर भूमिका हो जाती है, सुगमकर्ता की भूमिका निभाते हैं। यही आपका पैराडाइम ऑफ असेसमेंट हो गया। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को पढ़ाया था, उसमें भी पैराडाइम के बारे में बताया था। आप लोग जिस चैप्टर में भी पैराडाइम शिफ्टिंग देखे, उसमें आप लोग अपने थिंकिंग को डेवलप कीजिए, अपने लैंग्वेज को डेवलप कीजिए, पैराडाइम को समझिए। जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको असेसमेंट में हम इस कारण से बता रहे हैं, असेसमेंट क्या है, सभी चैप्टर का निचोड़ है। सभी मतलब जगह आपको काम देगा, रियल लाइफ में भी आपको काम देगा। असेसमेंट और एनसीएफ दोनों को अगर आप बढ़िया से कंप्लीट करते हैं तो एक प्रकार से हमको लगता है आप सब्जेक्ट पेडागोगी, लैंग्वेज पेडागोगी के सब 50% क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। ये दोनों चैप्टर अगर आप एनसीएफ और असेसमेंट को अगर आप बढ़िया से फॉलो करते हैं तो 50 क्या 100% तक भी आप अच्छे कर सकते हैं। ये सब पैराडाइम था पहले टेस्ट। उसके बाद क्या होता था, बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना। उसके बाद पढ़ाने के बाद कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव या रेसिप्रोकल या पीयर ट्यूटरिंग होता था। इसमें पढ़ाने से पहले होता था। एक क्वेश्चन आपको टीचिंग एग्जाम में पूछा गया, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक बावर्ची क्या होता है, खाना बनाते समय चख लेता है और उससे पता चलता है नमक पड़ा है कि नहीं या कैसा खाना बना है। यह किसका उदाहरण है, बावर्ची खुद। अब देखिए समेटिव में क्या होता है, टीचर की भूमिका, और ये फॉर्मेटिव में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट बराबर होते हैं। और उसमें एक कोई मान लेते हैं कुकिंग स्कूल है, कुकिंग स्कूल में बच्चे अब खाना बच्चे बना रहे हैं ना, खाना बच्चे बना रहे हैं, टीचर ने सिखा दिया होगा, खाना बच्चे बनाए और वो चख लिया, तो क्या होगा, इस रूप में होगा ना। टीचर तो इसमें क्या आएंगे, टीचर आके टेस्ट लेंगे, टीचर आके बार बार पूछेंगे कहीं कुछ दिक्कत है,
और इसमें क्या हो गया, विद्यार्थी सीख चुका है। विद्यार्थी जब सीख चुका है वो खाना को क्या हो रहा है, चख रहा है। जब खाना को चख रहा है तो ये क्या होगा, टीचर की भूमिका नहीं है, विद्यार्थी खुद अपना ये अधिगम के समान या अधिगम के रूप में आकलन कर रहा है। तो ये क्या होगा, असेसमेंट एज लर्निंग होगा। अक्सरहा मतलब ये क्या कहते हैं, आपको टीचिंग एग्जाम में बुक्स में यूट्यूब में 99.99 जगह टीचर्स यूट्यूबर्स बुक आपको गलत लिखते हैं। मॉडर्न रिसर्च या सीटेट आंसर की के आधार पे आपका या यही आपका सही माना जाता है। ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी या आप लोगों की, अपनी नहीं आप लोगों की जो यूट्यूब चैनल है अमित राज सीटेट के माध्यम से एक हम बेहतर स्टडी करवा रहे हैं। इसी कारण अगर शेयर को सेशन पसंद आए हो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। डाउट हो तो फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं, इतना ज्यादा आप लोग को फैसिलिटी है। पैराडाइम ऑफ असेसमेंट हम लोग आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अगला क्लास में हम लोग असेसमेंट के अदर पार्ट्स को भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।